शुरू करते हैं। आज है 7 अगस्त। आज कोई दिवस है, बता सकते हो? आज एक दिवस है, हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे हम लोग मनाते हैं, समझे? क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसको हम लोग क्या करेंगे, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, है ना। आज मैंने बताया आज कौन दिवस है, हथकरघा दिवस। आज ही के दिन क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। जो कलकत्ता है ना, वहीं पर उसी के टाउन हॉल में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब होता है देश की वस्तु को बनाओ, अपनाओ। स्वदेशी मतलब देश की वस्तु को अपनाओ। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। हथकरघा दिवस क्या होता है, कोई बताओ? हथकरघा होता क्या है, बताइए। हाँ, हथकरघा मतलब जो होता है हाथ से बना हुआ उद्योग, वह इंडस्ट्री, जैसे बुनाई, कटाई, जो भी हैंडमेड होता है ना। ऐसे मान लो कोई आदमी कपड़ा बनाता है हाथ से बुना हुआ, तो हथकरघा हुआ, ठीक है। तो बुनकर जो वगैरह बुनकर जो होते हैं, उनका आज दिवस है। एक लिख लो, तो लिख लीजिए। 7 अगस्त को प्रत्येक साल हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं प्रत्येक साल। 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, हैंडलूम डे। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं हैंडलूम डे, समझे? लिखा, लिखो। यह दिवस यह दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस स्वदेशी आंदोलन के याद में मनाया जाता है। यह दिवस स्वदेशी आंदोलन के याद में मनाया जाता है, समझे? लिखो, इसी दिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी दिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी ना, ठीक है। कलकत्ता क्या हुआ था, बोलो जी। कलकत्ता टाउन हॉल में किसकी स्थापना घोषणा की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कोई दिक्कत? कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को यह घटना हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत इसी दिन हुई थी, समझे? ये तो मैंने तुमको बता दिया है एक जनरल सी बात। अब हम लोग आते हैं साइंस पर। चले चले अगला सवाल देखो, क्या है। देखिए थोड़ी बात, एक बीमारी है। एक पहले क्वेश्चन लिखो, पीवीसी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म और पीवीसी का क्या काम होता है, बताइए बताइए, बताओ। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, लिखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल लिख लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या होता है, ध्यान दो। इसका ना पाइप वगैरह बनता है, पाइप बनता है प्लास्टिक, जो पाइप देखते हो ना रोड पे बिछाया जाता है, किसका? हाँ, पीवीसी का। तो इसी से पाइप बनता है। जो अच्छा, ये जो जैसे मान लो नल लगा है नल, तो नल में पाइप है, तो पाइप किसका बना होता है? ये जो वायरिंग हुआ है, वायरिंग किसका बना होता है? पीवीसी। नोट में लिखो, पीवीसी एक प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम लोग, पीवीसी का यूज हम लोग
पाइप के रूप में करते हैं, पाइप के रूप में करते हैं, पाइप के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? पाइप के रूप में। देखिए पीवीसी पाइप है, देख रहे हैं ये कौन पाइप है? पीवीसी पाइप। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? नलों में करते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बाबू? पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसको बोलते हैं? पीवीसी को। नल में, रोड में और वायरिंग में, जहाँ जहाँ बम्बा सब होता है, पानी किसी पानी को ले जाने में आने में इसी पाइप का यूज होता है। इतना ही नहीं, देखो इसमें डेकोरेशन में भी इसका यूज करते हैं। देखो ये डेकोरेशन वगैरह में भी इसका क्या करते हैं? यूज। पीवीसी का यूज हम लोग अलग अलग जगह का। देखो ये देखो खाली पाइप पे है, देखो ये पाइप, ठीक है? समझ आ गया? समझ आ गया पीवीसी का यूज? हाँ चलिए, तो कोई पूछेगा तो बताना पीवीसी का फला यूज होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। निम्नलिखित में अगला सवाल लिखो, निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक भी रोग है? निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन में लिखो, पहला ऑप्शन लिखो यक्षमा, ए में लिखो यक्षमा, बी में हाइजा, सी में चिकन फॉक्स, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। यक्षमा, हैजा, चिकन फॉक्स, यक्षमा के बाद हैजा, हैजा के बाद चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स के बाद उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या है, यक्षमा क्या है, हैजा क्या है, चिकन फॉक्स क्या है, इन सबको हम लोग बारी बारी से बड़े इत्मीनान से देखेंगे। ठीक है, देखिए यक्षमा क्या होता है बताओ, बोलो। देखिए यक्षमा होता है टीबी। यक्षमा क्या होता है? यक्षमा को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जो टीबी होता है, कि लोग खांसता है तो एक टीबी बोले संक्रामक बीमारी जानते हो क्या? जो छूने से, खांसने से, जो किसी तरह फैल जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, छूने से, खाने से, जैसे भी फैले, वो होता है संक्रामक बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो कम्युनिकेशन करने से फैलता है, समझे? जैसे टीबी, टीबी जो पेशेंट होगा यक्षमा, मान लो कि हमको टीबी है, हम खांसेंगे और टीबी का जो बैक्टीरिया है तुम्हारे पास जाएगा, तुमको भी टीबी होने का शायद शिकायत हो जाएगा। तो टीबी कौन सा बीमारी होता है? संक्रामक बीमारी है, समझे? हैजा, हैजा जो होता है वो भी एक संक्रामक बीमारी होता है। और चिकन फॉक्स जानते हो, दाना हो जाता है, हाँ? दाना जानते हो ना, चिकन फॉक्स, दाना चेचक जो होता है, तो वो भी, तीनों बीमारी क्या है? संक्रामक है, तीनों फैलता है। आंसर होगा डी, तीनों बीमारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी तीनों समझ लो। अच्छा टीबी किस बैक्टीरिया से फैलता है बताओ, टेल मी। टीबी कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? लिखिए, नोट में लिखो, सर नोट में लिखो, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम, माइको आकर माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का होता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, और हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किससे बोलो? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है? फैलता है। ये बैक्टीरिया देखना, ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये बीमारी से फैलता है, मतलब जो है, मतलब जीवाणु से फैलता है, मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। कौन? माइकोबैक्टीरियल
ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे जी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये भी पूछ सकता है, कई बार पूछा जाता है, यह किस, या ध्यान दो, यह किस जो है बैक्टीरिया से, क्या बोलोगे? इसी से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ में आ गया? ये हवा के माध्यम से फैलता है। हमको ये बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया तुमको पहुंच जाएगा हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से। ठीक है। हैजा क्या होता है? नहीं, हैजा में पीला नहीं होता है, जॉन्डिस में होता है पीला, पीलिया में होता पीला, हैजा में पीला नहीं होता। हैजा में क्या, देखो सुनो, हैजा में इसे बोलते हैं कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा, उसे कोलेरा बोलते हैं। CHOL, हेलेरा मतलब कोलेरा। ये खाना, खराब खाना खाने से होता है, या खराब पानी पीने से होता है, दूषित पानी, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है। समझे? अरे कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? बैक्टीरिया का नाम याद करना पड़ेगा, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, नोट में लिखो, चलो लिखो, हाईलाइट लिखो। यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु से फैलता है। यह विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है। यह विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है। यह विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से क्या करता है? फैलता है। यह दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। ये भी लिख लो, यह दूषित जल मतलब यह दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। अगर हम खराब, कंटेमिनेटेड, गंदा, पॉल्यूटेड खाना या पानी पिएंगे, इससे क्या फैलेगा? हैजा। इसे क्या बोलते हैं? इसको लिखेंगे इसमें, कोलेरा। क्या बोलते हैं इसको? कोलेरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चिकन फॉक्स कैसे फैलता है? ये बैक्टीरियल है कि वायरल है? नहीं, चिकन फॉक्स वायरल होता है। देखो, 3-4 बीमारी के नाम याद करना हमेशा, एड्स, चिकन फॉक्स, चिकनगुनिया, कोविड-19, सर्दी जुकाम, ये सब वायरल। देखो, बीमारी का 4-5 ही कारण होता है, या तो बैक्टीरियल होगा, या तो फंगल होगा, या तो वायरल होगा, या तो फंगस होगा। यही सब कारण से क्या होता है? फैलता है। तुम ये पता कर लो, एग्जाम में पूछता है बीमारी, ऐसा टॉपिक जो पूछेगा ही परीक्षा में। बीमारी का 4 गो अध्याय बताए हैं, जो नहीं देखो यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं। डिजीज का 4 पार्ट बताए हैं, 4 पार्ट। बीमारी का ऐसा बताएं कि आधा डॉक्टर बन जाओगे। तो इतना डिटेल से मैंने पढ़ा है बीमारी को, इतना डिटेल से, उसको देखना जरूर। समझे? सुनिए, ये जो बीमारी होता है चिकन फॉक्स, ये वायरल क्या होता है? वायरल मतलब वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से पूछता है? वायरस का नाम याद करना पड़ेगा। वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। लिख लो, यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है। यह वेरिसेला, वो एक कार, रोहर्सी कार, वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी, बहुत ज्यादा संक्रामक होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस से, वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु से फैलता है। कौन? चिकन फॉक्स। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलिए, तो बच्चों कौन कौन संक्रामक की बीमारी है बोलो? यक्षमा मतलब टीबी, फिर हैजा, चिकन फॉक्स, ये तीनों कौन बीमारी है? हाँ, संक्रामक रोग। संक्रामक मतलब होता है जो किससे फैलता है?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसे संक्रामक अंग्रेजी होता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलेंगे? लिख लो, अंग्रेजी लिख लो, संक्रामक अंग्रेजी लिख लो, जहां लिखी वहां पर लिखो कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखो, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह टूट सकती है। क्यों टूट सकती है? ध्यान रखना। सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह टूट सकती है। तो वह क्यों टूट सकती है? क्या कारण है कि टूट जाएगी? है ना? देखो, यदि सर्दियों में यदि शीशे को खिड़की क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो क्या होती है? टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? आंसर पर लिखो, असमान विस्तार से, आंसर लिखो, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। असमान विस्तार से शीशे में तनाव, असमान विस्तार से, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। क्या लिखा है? आंसर लिखो, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। समझाते हैं, देखो होता क्या है। छोटी सी कहानी समझो, ध्यान दो, मर ध्यान दिया, हरिओम। देखो समझाते हैं। सर्दी के दिन में अगर शीशा गर्म करोगे, शीशा चनक जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। क्यों? असमान विस्तार, असमान विस्तार से शीशा क्या होता है? तनाव, तनाव में आता है, टेंशन। जैसे टेंशन हम लोग होता है ना, तो शीशा को भी क्या होगा? तनाव होगा, शीशा टूट जाएगा। असमान विस्तार क्या होता है? कोई बताओ। देखिए पूरी कहानी समझो। सुनिए, होता क्या है, शीशा है मान लो, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। शीशा पर अगर तुम आग दोगे, क्या दोगे? आग। इधर ध्यान दो, शीशा पे मान लो तुमने आग, लाइटर से क्या दिया? आग, लाइटर बार दिया, या डिबिया से, या जैसे तुम जलाओ, या भाप से, जैसे जलाओ, तो शीशा पिघलेगा। जहां पर आग पड़ेगा वो क्या होगा? लेकिन पिघलेगा वहीं पर, लेकिन दूसरा जगह नहीं पिघलेगा। ऐसे बात है। तो मैं एग्जाम्पल बता, मान लो कि सपोज करो ये खिड़की है, तो क्या है, अब यहाँ पर देखो, ऐसे देखो चिनका हुआ भी ये है, ध्यान दो, ये पावर बैंक है, ये शीशा पर यहाँ पर आग देंगे, क्या देंगे? ये तो फैलेगा, ये बात क्या होगा? यहाँ पर फैलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं फैलेगा। यहाँ पे ठंडा है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खाली क्या है? तो ये फैलेगा, ये फैलेगा, और ये यहीं पर रहेगा। ये फैलेगा और ये यहीं पर ऐसे रहेगा, ये ऐसे फट से फट जाएगा। और समान विस्तार समझ में आया? यहाँ पर तो गर्म है, ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ठंडा। ये तो आपस में फैल गया, फैलेगा तो यहाँ पे टूट जाएगा, क्रैक। और ये यहाँ पर अगर ये भी फैले तो नहीं टूटेगा, यहाँ भी ये तो रहेगा जी, ये रहेगा अपने स्थान पर, और ये यहाँ पे क्या होगा? फैल जाएगा। ये जो फैलेगा यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पर रहेगा ठंडा, ये तो नहीं फैलेगा। ऐसा में यही होता असमान विस्तार। असमान विस्तार मतलब एक्सपेंशन, फैलना। ऐसा में चलिए नोट में लिखिए, नोट में लिखो, शीशा में जहां पर गर्मी पड़ता है वो फैलता है। देखो शीशा में जहां पर गर्मी पड़ेगा वो फैलेगा। शीशा में जिस हिस्से में गर्मी पड़ेगा वो फैलेगा, एक्सपैंड होगा, विस्तार होगा उसका। शीशा में जिस जगह गर्मी पड़ेगा, मतलब गर्म होगा, वो फैलेगा, लेकिन बाकी का हिस्सा ठंडा रहेगा। बाकी का हिस्सा क्या रहेगा? ठंडा।
बाकी का हिस्सा क्या रहेगा, ठंडा। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी का हिस्सा लिखा ठंडा लिखा, तो समझे, तो बाकी हिस्सा क्या होगा, ठंडा होगा, जिससे शीशा फट जाएगा, जिससे शीशा क्या होगा, फट के टूट जाएगा, क्योंकि फैलेगा, बाकी यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, तो वो जगह फट जाएगा, टूट जाएगा। आए समझ में, हाँ, चलिए पूरी कहानी समझ में आ गया। असमान विस्तार का मतलब समझे, विस्तार सब जगह एक रंग नहीं होगा, एक जगह तो रहेगा नॉर्मल, एक जगह विस्तार होगा, तो वो असमान, समान मतलब बराबर। इसे समझना थोड़ा है ना, जोड़ी होता है। चलिए अगला सवाल लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारण, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को, लिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन की सबसे सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण लिखे, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है, सबसे सही व्याख्या करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। लिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने का सबसे सही व्याख्या करता है, भारहीन दिखने का सबसे सही व्याख्या करता है। ठीक, आंसर लिख लो पहले, ऐसे लिखे, वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। आंसर लिखो, वे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में यान के प्रभाव से गिर रहे होते हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको समझा जाए थोड़ा बढ़िया से, देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सवाल कह रहा है, सवाल देखो ये कॉमन साइंस है। देखो अगर हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ऊपर में स्पेस में उड़ रहे हैं, तो तुमको लगेगा कि मेरा भार जो है कम हो गया है, भारहीन, वेटलेस हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, तुमको ऐसा फील होगा। हालांकि भार रहता वही है, लेकिन फील होता है क्या, घट गया है। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका क्या होता है। देखो हर पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पता है पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जिससे पृथ्वी अपने वस्तु को अपने तरफ खींचती है। अब क्या करती है, तो नीचे जब तुम नीचे आओगे ना, जब नीचे आओगे एरोप्लेन से, पहले उड़ रहे हो ऊपर, एरोप्लेन पहले रनवे पर चलता है खूब, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाएगी, फिर जा करके नॉर्मल चलेगी, फिर जब उतरेगी तुमको लगेगा कि मेरा भार कम हो रहा है। तो एरोप्लेन गिर रहा है, क्या गिर रहा है, एरोप्लेन गिर रहा होता। कभी लिफ्ट पे चढ़ना, लिफ्ट पे चढ़ोगे तो नीचे लगे मेरा वजन क्या हो रहा है, कम हो गया। लिफ्ट पे ऊपर आओगे तो लगेगा मेरा वजन बढ़ गया है। अगर सीढ़ी से लिफ्ट में ऊपर जाओगे लगेगा मेरा वेट क्या हो गया, बढ़ गया। नीचे धसोगे लगेगा कि मेरा वजन क्या हो गया, कम। ये भी एक सवाल पूछता है बीपीएससी, ध्यान दो। लिफ्ट में जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारा वजन लगता है क्या, कम, क्योंकि हम गिर कौन रहा है, लिफ्ट, बस उस पर हम टच किए हुए हैं, तो हमारा लगेगा वजन क्या हो गया, कम हो जाएगा। लेकिन जो ही ऊपर जाओगे लगेगा हमारा वजन क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हर वस्तु को अपनी तरफ नीचे खींचती है। एरोप्लेन कहाँ जाएगी, नीचे। जब एरोप्लेन नीचे जाएगी तुमको लगेगा कि हमारा वजन क्या हो गया, कम हो गया, समझे। हालांकि वजन क्या रहता है, वही रहता है, वजन तो वही रहेगा ना। अगर हम 70 किलो के, तो बस लिफ्ट में
इन्हें कि हम 50 किलो के हो जाएंगे, या एरोप्लेन में वजन कितना रहेगा 70 किलो, एक आध किलो पेशाब उसाब में तुम्हारा बाहर आ जाए या कुछ भी हो, हाँ सीधी बात है। ये नहीं कि हम 20 किलो के हो जाएंगे, वजन क्या होगा वही होगा, या खाना पीना खाओगे तो थोड़ा और एक आध किलो बढ़ जाएगा, कुछ ग्राम बढ़ जाएगा, सुनाया जी। हाँ, तो इसका आंसर यही कहता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं, यान से क्या होते हैं, गिर रहे होते हैं, इसीलिए लगता है। चलिए अगला सवाल देखो, ध्यान सुनिए। देखो देखिए, देखो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है, देखो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है इसको समझो थोड़ा ना, प्लाज्मिड को हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्रोमोसोमल डीएनए, जीवाणु के एक्स्ट्रा को क्रोमोसोमल डीएनए, जीवाणु के एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा इसे देख के लिखो, क्रोमोसोमल देख के लिखो ऐसे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, पीडीएफ में मैंने भेज दिया, पीडीएफ पढ़ना। हाँ, जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, समझे, देख लिखा, डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो अब हम लोग थोड़ा प्लाज्मिड को जानते हैं, देखो प्लाज्मिड क्या है ध्यान समझिए, तो फोटोज क्लियर होगा। देखो देखिए इधर, देखिए बच्चों थोड़ा सा देखो इधर ध्यान दो, ये देखो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, तो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जानती हो जीवाणु, इसमें ये देख रहे हो ये वाला गोला वाला, देख रहे हो गोला वाला, यही है प्लाज्मिड। ये क्या है, गौर से देखिए यहाँ पर, बैक्टीरिया में जो आप देखेंगे गोला वाला, देख रहे गोला वाला, ये प्लाज्मिड है, क्या हुआ, ये वाला, ये नहीं, किस बात करें इसकी, तो एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोमल डीएनए है, डीएनए है, बैक्टीरिया क्या है, डीएनए, बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड, समझे, ये किस में होता है, तो यहाँ पर देखो ये प्लाज्मिड, यहाँ देखो ये वाला, ध्यान सुनिए यहाँ पर, देखो बच्चों ये प्लाज्मिड है, ये पूरा बैक्टीरिया सेल हो गया, इसके अंदर ये देख रहे गोला वाला, गोला का देख रहे हो हड्डी का, ये क्या है, प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड क्या है बताओ, बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, समझे, तो दिक्कत आ समझी। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, देखो बैक्टीरिया की कोशिका होता है ना, ये ध्यान दो, बैक्टीरिया के सेल में एक होता है मेन डीएनए, क्या होता है, तो मेन डीएनए के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वही है ये, समझे, क्या समझे, बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा, मुख्य डीएनए के अलावा और जो डीएनए, जैसे परिवार है, परिवार में एगो मुखिया होता है, मुखिया के अलावा बच्चा भी होता है, नैना भुटका भी होता है, बच्चा भी होता है, लड़की भी होता है, लड़का भी होता है, एक परिवार का मुखिया भी होता है, गब्बर सिंह, ना, मतलब मेन हेड वही फैसला लेता है, ये होना चाहिए, बाकी सलाह सब देगा, लेकिन मानेगा है फैसला चलेगा उसी का। किसी के घर में माँ होता है, माँ का फैसला चलता है, पिताजी पर भी नहीं चलता है, माँ जी को तो सह है, तो ककरो घर में पिताजी हो लेकिन किसी घर में का हो माँ, बोले बोले समझ लो, तो ये हो, तो मेन मुख्य डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए वो क्या होता है, प्लाज्मिड, समझे, एक बार लिख लो, लिखिए तो नोट में लिख लो, प्लाज्मिड जीवाणु की कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य गुणसूत्र के अलावे एक वृत्ताकार, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जीवाणु की कोशिका में पाया जाने वाला
जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य गुणसूत्र है ना के अलावा एक छोटा वृत्ताकार, अभी जो वृत्ताकार दिखाए थे, वृत्ताकार और स्वतंत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होता है। स्वतंत्र और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होता है, समझे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होता है। कौन कौन होता है? प्लाज्मिड, समझे? लिखो यह नहीं लिखे तुम लोग ने? फिर समझो एक बार। प्लाज्मिड बैक्टीरिया की कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य डीएनए के अलावा, मेन डीएनए के अलावा एक छोटा वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, है ना, वृत्ताकार और स्वतंत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। स्वतंत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होता है। डीएनए क्या लिखा? अणु, डीएनए, हाँ डीएनए होता है, डीएनए अणु होता है। देखो ये आगे लिखो, यह बिना मुख्य डीएनए पर निर्भर हुए, यह बिना मुख्य डीएनए पर निर्भर हुए स्वतः प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब कॉपी। यह बिना मुख्य डीएनए पर निर्भर हुए स्वतः प्रतिकृति का मतलब रेप्लिकेशन, मतलब उसको रिपीट करता है, समझे? क्या लिखा? यह स्वतः प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाता है। प्रतिकृति मतलब क्या होती है? कॉपी, रेप्लिकेशन बना सकता है, समझे? यह प्रतिकृति बनाता है, स्वतः प्रतिकृति बनाता है। कौन? प्लाज्मिड। पूरी बात समझो तो कहानी समझा। देखो ध्यान बच्चों, सुनिए, पूरी कहानी समझ लो बढ़िया से। प्लाज्मिड देखो क्या है। बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर एक होता है मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वही है प्लाज्मिड। इसकी क्या खूबसूरती होती है? खुद से कॉपी बनाता है। खुद से क्या बनाता है? प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाता है खुद से। कौन प्रतिकृति बनाता है? खुद से। और ये होता है वृत्ताकार। क्या होता है? सर्कुलर, ऐसे गोलाकार होता है ना? अभी मैंने देखा ना फोटो, देखो यहाँ पर, क्या देखिए, यहाँ देखो, यही है, ये प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। ये वाला नहीं है। ये वाला क्या है? ये है मेन डीएनए। कौन डीएनए है? मेन डीएनए ये है। इसमें ये क्या है? वो क्यों कौन डीएनए था? प्लाज्मिड। इसका पीडीएफ भी भेज देंगे, टेंशन मत लो। इसका पीडीएफ भेज देंगे समझने के लिए फोटो में, ठीक है? ठीक है, आप आपसे जो भी पढ़ाएंगे सबका व्याख्या भी यहाँ लिखा भी देंगे। आप व्याख्या तो मोबाइल में पहुँचा भी देंगे, तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? लिखिए अगला सवाल। ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलो, कौन सा स्टेटमेंट, कथन जानते हो? स्टेटमेंट सही है। आंसर लिख लो, सही वाला स्टेटमेंट लिखा देते हैं। तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। यह तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। ये देखो मेरे पास एक फोटो है ऑक्सीजन का। ये तरल फॉर्म में। तरल जानती हो? तरल क्या होता है? क्या तरल नहीं जानते हो? हाँ, नमी, पानी, लिक्विड फॉर्म। जो भी पानी, चाय पीते, शरबत पीते हैं ना जी, वो क्या है? लिक्विड। जब ऑक्सीजन
ठोस रहेगा या तो रहेगा सॉलिड, जैसे पावर बैंक क्या है, सॉलिड है, सॉलिड ठोस है एकदम। और लिक्विड क्या होता है, तरल। अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो गहरा नीला ऐसा दिखेगा। यहाँ देखो लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, देखो देखो कैसा है कलर, देखो ए यहाँ देखिए नीला है, तो ये बात क्या है, सही। ये ध्यान दो, ऑक्सीजन का रंग होता है नीला। क्या होता है जी, ऑक्सीजन नीला होता है दो फॉर्म में। जब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जो है क्या है पता है, ऑक्सीजन अगर ठोस है, क्या है, ठोस, या ऑक्सीजन अगर द्रव्य फॉर्म में है, ऑक्सीजन कैसा होगा बुआ, गहरा नीला। बाकी के तीन स्टेटमेंट गलत है निम्नलिखित में, जो हम वही स्टेटमेंट लिखा है जो सही है, बाकी उसको हम समझा देते हैं। समझ आया जी, ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, नीला, गहरा नीला। कब होता है जी, जब वो क्या होता है, तरल या ठोस। देखो यहाँ पे देखो, देखो देखो कैसे नीला है, ये देखिए कैसा रंग है, समझे, कोई दिक्कत, समझे, कोई दिक्कत। तो ये कहना गलत होगा कि ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता, ऑक्सीजन रंग का रंग होता है। कैसा रंग होता है, ब्लू कलर। क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ऑक्सीजन नहीं देखे जाए आज तक, दिखा दिए ना। देखो ये देखो, ये सॉलिड फॉर्म ऑक्सीजन है, ये देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन कौन फॉर्म में है, गैस में कोई कलर नहीं होता। ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या कलर दिख रहा है, गैस में कोई कलर, कोई रंग नहीं होगा। कब होगा, जब सॉलिड होगा या होगा लिक्विड। कौन सा रंग का होगा ऑक्सीजन, डीप ब्लू, डीप ब्लू, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, समझ आ रहे रे। सुनकर है, गैस होने पर एक हरा दिखाई देगा, नहीं, गैस में तो है अभी, यहाँ भी ऑक्सीजन दिखाई नहीं रहा, तो ये गहरा कैसे होगा, ये क्या हो गया गलत, ये भी समझो, थोड़ा बताते कैसे। तो गैस में यह रंगहीन होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। बी कह रहा है यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन गैस बहुत अत्यधिक ज्वलनशील, गलत बात है। ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है, इसके साथ साथ उसमें हेल्प करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, हेल्प, समझे। ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, जब तक उसमें हेल्प नहीं होगा वो नहीं जलेगा, समझे। यह केवल दहन में सहायक के रूप में कार्य करता है, यह केवल आग में क्या करता है, जलाने में हेल्प करता है, कौन, ये स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है, ऐसा समझ में, क्या बोले, ये जलाने में क्या करता है, हेल्प करता है, समझे। अच्छा एक कह रहा है, अगला कह रहा है, अपशिष्ट में एक कह रहा है मानक ताप पर दबाव और इसका स्वाद होता, गलत बात है। मानक ताप और दबाव पर ऑक्सीजन एक रंगहीन, क्या है, रंगहीन, रंगहीन स्वादहीन गैस होता है। इसका कोई भी, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे, कौन बोलेंगे, स्टैंडर्ड, मानक तापमान लेंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा, रंगहीन होगा, तब वो गैस क्या होगा, और गंधहीन भी होगा। किस टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, समझे, मानक तापमान पर, ठीक है, समझे। चले, तो बाकी डी सही है, डी ये हरा, हाँ, तरल या ठोस होने पर क्या होता है, गहरा नीला होता है, समझ आ गया, समझ आया जी। चलो अगला सवाल लिखो, निम्नलिखित में किस पर, निम्नलिखित में किस पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, निम्नलिखित में किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसका स्टेटमेंट लिखो, ऑप्शन लिखो, गतिशील विद्युत आवेश, गतिशील विद्युत आवेश, ए नंबर स्टेटमेंट, गतिशील विद्युत आवेश। बी लिखो,
स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश। ऑप्शन सी लिखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ऑप्शन डी लिखो, चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन डी लिखो, चुंबकीय पदार्थ। चले, ऑप्शन क्या लिखा, गतिशील विद्युत आवेश। स्टूडेंट क्या है बोलो, गतिशील विद्युत आवेश। ठीक है, पहला स्टूडेंट। फिर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, स्थिर विद्युत आवेश, बी हो गया। ऑप्शन सी, विद्युत धाराएं। ऑप्शन डी, चुंबकीय पदार्थ। देखो सामने आते हैं, देखो ये समझने वाला सवाल है, मतलब रट नहीं सकते हो, ये ध्यान दो। साइंस पूरा माथा में घुसने वाला सवाल है, रटोगे तो फंसोगे, समझो थोड़ा सा। साइंस पूरा समझो। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में, निम्नलिखित मतलब क्या, निम्नलिखित का मतलब नीचा लिखा हुआ, नीचे जो चार का ऑप्शन वही हो, निम्नलिखित फॉलोइंग, इसे इंग्लिश कहते हैं फॉलोइंग, किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाएगा, कौन चीज पर, तो आंसर होगा बी, स्थिर विद्युत आवेश पर। स्थिर विद्युत, बी टिक कर दो। बताते हैं बी क्यों होगा, ध्यान दो, बी क्यों होगा समझो। चुंबकीय क्षेत्र उसी पर काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव उसी पर, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, चुंबकीय प्रभाव उसी पर डालेगा जो गतिशील होगा। क्या होगा, गतिशील मतलब जैसे पंखा भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, लेकिन इतना इस तरह से घूम रहा है कि हमको पता, तुमको पता नहीं चल रहा है। पृथ्वी भी क्या है, हमारा पेट भी क्या, पेट में आंत भी क्या है, खाना पच रहा है, वो भी क्या है, गतिशील है। दिल भी क्या है, नस भी क्या है, गतिशील है। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव किस पर उत्पन्न नहीं करेगा, ध्यान दो क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र किस पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, वो चीज पर जो स्थिर होगा। स्थिर मतलब रुका हुआ, तो बी कह रहा है स्थिर विद्युत आवेश इस पे नहीं करेगा। जो चीज स्टैटिक है ना, शांत है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाएगा। समझे, वो किस पर दिखाएगा चुंबकीय प्रभाव, नोट में लिखो, देखिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उसी पर दिखाएगा जो गतिशील होगा। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उसी पर दिखाएगा जो गतिशील होगा। स्थिर वाले चीजों पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। समझे, क्या बोले, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव किस पर उत्पन्न नहीं करेगा, जो स्थिर होगा उस पर उत्पन्न, गतिशील वाले पे क्या करेगा, प्रभाव दिखाएगा। समझे, जैसे जैसे एग्जांपल किस पे दिखाएगा, बिजली पर, बिजली चलता है, एग्जांपल लिखो, जैसे जैसे लिखो, जैसे बहती बिजली, चलता आवेश, बहती बिजली, चलता आवेश, लोहे जैसी चीजों पर, लोहे लिखो, एग्जांपल लिखो, जैसे बहता बिजली, जो बिजली बह रहा है, जो आवेश चल रहा है, लोहे जैसी वस्तु पर असर डालता है ना, जैसे बहती बिजली लिखे, या चलता आवेश, इस पर लोहे जैसी वस्तुओं पर अपना क्या करेगा, असर दिखाएगा। लेकिन कोई चार्ज, कोई आवेश, चार्ज मतलब एक जगह फिक्स है, फिक्स है, तो अगर एक जगह रुका है तो सवाल में देखो बी में क्या है, स्थिर, शांत है, इधर ध्यान दो, क्या है, शांत, तो वहां पर ये चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाएगा। समझे, अगर कोई चार्ज एक जगह चुपचाप बैठा है तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, जैसा कि बी वाले केस में यही है। समझे, हाँ समझाया। अगला सवाल लिखो, तो देखो, निम्नलिखित में किस में इंफ्रारेड का इस्तेमाल नहीं होता है, निम्नलिखित में किस में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड
निगेटिव में किसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल नहीं होता है, किसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन लिखो, पहले लिखो श्वास विश्लेषक, फर्स्ट लिखो श्वास विश्लेषक, श्वास विश्लेषक, ये क्या ले एम लिखो श्वास विश्लेषक, ठीक है। श्वास विश्लेषक लिखा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लिखो नाइट विजन उपकरण, नाइट विजन उपकरण, नाइट विजन उपकरण। ऑप्शन सी लिखो ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी लिखिए ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन डी लिखो जाली नोट में, जाली दस्तावेज में, जाली दस्तावेज या नोट में। जाली दस्तावेज या किस में, नोट में। देखिए आंसर क्या होगा, तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल किस में नहीं करते हैं, आंसर होगा जाली दस्तावेज या नोट, आंसर मारो डी। अर्थात इसमें किसका इस्तेमाल इसमें करते हैं, अल्ट्रावायलेट का, किसका करते हैं, जाली। अगर जाली दस्तावेज का पता करेगा छो तो एमे इंफ्रारेड का यूज नहीं है, तो कथी यूज है, तो एमे कथी के यूज है, नहीं समझे बात। अरे इसमें इंफ्रारेड का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा, अल्ट्रावायलेट किरण का, यूवी किरण, पराबैंगनी किरण का। इसमें इंफ्रारेड का यूज नहीं होगा, किसमें, डी वाले में। बाकी ऊपर के तीनों में यूज होंगे आईआर का, इंफ्रारेड रेज का। ये चौथा ऑप्शन जो है इसमें किसका यूज होगा, यूवी किरण का यूज होगा, समझे। इसमें किसका यूज होगा, यूवी किरण का, समझे। नोट में लिखो, डी में नोट में लिखो। देखो जाली दस्तावेज या नोट का पता लगाने के लिए हम लोग यूवी किरण का यूज करते हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, ULTRA लिखो, लिखो अल्ट्रावायलेट, VOILET, वायलेट रेज, RAYS रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं किसमें, यूवी किरण का। सॉरी, फालतू जो फेक दस्तावेज होता है ना, डॉक्यूमेंट नोट सब, जाली नोट सब, इन सब में किसका यूज करते हैं, यूवी किरण का यूज करते हैं। बाकी देखो, अच्छा बाकी समझो थोड़ा क्या है, श्वास विश्लेषक क्या होता है बताओ, क्या होता है श्वास विश्लेषक। हाँ ठीक है, तो हम समझाए। देखो सुनो क्या होता है, कई बार दारू पियोगे ना, तो पुलिस को पाइप देगा, पियो, ड्राइवर कहेगा हम नहीं पियेंगे सर, फूको उसमें, वो कहेगा सर हम नहीं पियेंगे, जो ड्राइवर जो पिया करेगा हम नहीं पीते हैं सर, हाँ, तो कहेगा हम नहीं पीते हैं, तो वो फूकेगा, फूकने के लिए पुलिस से बोलता है, तो बोलेगा नहीं, तो श्वास से तुम्हें फूकोगे पता चलेगा कितना पिए हो, बता देगा। तो श्वास विश्लेषक में इसमें किसका यूज होता है, इंफ्रारेड का। किसका यूज करेंगे, इंफ्रारेड का यूज करेंगे, समझ आया। किसका यूज करेंगे जी, अच्छा नाइट विजन, रात में अगर चश्मा है, रात में क्या है, चश्मा, तो रात में अगर अंधेरा में कोई नाइट विजन का यूज क्या करते हैं, अगर रात में देखना है तो क्या देखोगे, चश्मा पहन लोगे, नाइट विजन कैमरा में रातों में दिखाएगा, और पुलिस पहन के उसको रेड मारता है ना, वो कैमरा पहन लेगा, नाइट विजन कैमरा, रात में भी देखते हैं, तो उसमें भी किसका यूज होता है, इंफ्रारेड। और ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में भी किसका यूज होता है, अच्छा ग्रीन हाउस समझते हो क्या होता है, क्या, देखिए क्या होता है, सूर्य से गरम गरम किरणें आती है, धरती क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, समझे, और उसको इंफ्रारेड में के रूप में बाहर फेंक देती है। इधर ध्यान दो, है समझिए, समझो ग्रीन हाउस में क्या होता है, पूरी बात कहानी समझो। सूर्य से गर्म किरणें आई, धरती क्या किया, उसको एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिया, सोख लिया अपने अंदर, कुछ किरण को उसको फेंक देती है बाहर, रिटर्न जो फेंकती है वो किसके माध्यम से, आईआर के माध्यम से। किसके माध्यम से, आईआर मतलब इंफ्रारेड के माध्यम से वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी।
ऐसा ग्रीन हाउस गैस में होता है। समझ आया? हाँ, बाकी सबका व्याख्या जो हम देखो पूरा बोल देते हैं, व्याख्या पीडीएफ भेज देंगे, उस पीडीएफ में बढ़िया से लिख ली हम, समझे? तो आधुनिक जो सुनो, आधुनिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रीथ एनालाइजर मुंह में घुसाएगा, अब पता कर लेगा कि कितना तुमने दारू पिया है। श्वास एनालाइजर मतलब श्वास विश्लेषक, मतलब श्वास की व्याख्या करेगा तुम्हारा, श्वास में क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है, डॉक्टर यूज करते हैं, समझे? तो इसमें इसमें जब जब तुम श्वास छोड़ोगे तो इथेनॉल दारू की मात्रा पता चल जाएगा, कितना दारू तुमने उपभोग किया है, कंजम्पशन किया है। इसका उपयोग किस में होता है? हाँ, मतलब ये जो है इंफ्रारेड में भाई श्वास विश्लेषण का यूज किस में करते हैं? इसमें इसमें किसका? आईआर का यूज, किसका यूज करते हैं? आईआर का। नाइट विजन में आईआर का, ग्रीन हाउस में आईआर का, लेकिन किस में नहीं करते हैं? अल्ट्रावेट का, उसमें यूवी का, उसमें किसे? यूवी का करते हैं। चले, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, याद है ना जी? चले, ये सब समझो, थोड़ा सा जानिए, इन सब जोड़ी होता है। एक दो क्वेश्चन और पढ़ लो, फिर छोटी कर देते हैं। 2 क्वेश्चन मात्र पढ़ाएंगे अभी। देखो, कृत्रिम उपग्रह, अगला सवाल लिखो। कृत्रिम उपग्रह संचार में, कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या होती है? बड़ा बढ़िया सवाल है। कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या होती है? ये सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, माइक्रो, माइक्रो MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म। तो सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या होती है? सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या? आंसर लिखो, 300 MHz से 300 GHz, 300 MHz से 300 MHz से 300 MHz से लिखा 300 GHz। अब यहाँ पे समझो, MHz का मतलब कहता है M स्मॉल में, कैपिटल में, H बड़ा में, Z कैसे? छोटा में। H जो छोटा, H दोनों कैपिटल में, Z छोटा में होगा, ठीक है? MHz का मतलब होता है मेगा हर्ट्ज, क्या होगा? और GHz का मतलब होता है गीगा हर्ट्ज, लिख लो वहां पर। MHz का मतलब मेगा हर्ट्ज और GHz का मतलब होता है गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। अब पूरी कहानी समझिए, अब पूरी कहानी को समझाते देखो, ठीक है? मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। ये जो देखो, पहले समझो सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोवेव्स। क्या बोलते हैं इसमें? माइक्रोवेव्स। देखो, माइक्रो का मतलब छोटा, वेव का मतलब तरंग। वर्ड को तोड़ो, माइक्रो मतलब बताओ, वेव का मतलब तरंग, तो यानी सूक्ष्म तरंगे। कौन तरंगे? छोटी तरंगे। सूक्ष्म का मतलब छोटा, माइक्रोवेव्स। ये क्या होती है? इसका आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है। भले ये छोटी तरंगे होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा, समझे? ये उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कौन तरंगे होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो होती है, इधर ध्यान दो, ये भले छोटी तरंगे होती हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होती है? बड़ी। इसको बोलते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलेंगे? ठीक। इसका यूज हम लोग क्या करते पता है? इसका यूज बड़ा बड़ा जो सैटेलाइट, जैसे अभी अभी स्पेस एक्स लॉन्च किया है, मोबाइल तोबाइल कुछ नहीं चाहिए इसमें, डायरेक्ट एगो डिवाइस देगा इतना बड़ा, और लगा लोगे पूरा घर में नेट चलेगा। कुछ नहीं, तार तार अभी आता है ना, जियो का नेट चलाओ, लगाओगे तो तार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
ये जो टेस्ला लॉन्च किया है स्पेस एक्स, हजारों उपग्रह ऊपर में छोड़ दिया। ऊपर में हजारों सेटेलाइट है। तुम ट्रेन में हो, आसमान में हो, बुलेट ट्रेन में हो, गे ट्रेन में, सब जगह नेट चलेगा। वो पावरफुल, पैसा खूब लगता है उसमें। जो एलोन मस्क, उसका दिमाग विचित्र टाइप का है, वो अलग सोचता है, हट के। कोई तार तार कुछ नहीं, ना टावर चाहिए। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करूंगा या कहाँ भी मोबाइल आप लोग देखते हैं, तो कैसे चलता है वो टावर के थ्रू। लेकिन एलोन मस्क कह रहा है कि हमको कोई टावर नीचे में चाहिए ही नहीं, सब चीज ऊपर में है। सब चीज कथी में ऊपर में। ये कैसे, ये ऊपर में सेटेलाइट छोड़ता है, कृत्रिम सेटेलाइट। कृत्रिम मतलब कृत्रिम मतलब हाँ, इंसान द्वारा बना हुआ। कृत्रिम का मतलब होता है इंसान द्वारा, मैन मेड, आर्टिफिशियल। जो इंसान बनबै छै तो कृत्रिम सेटेलाइट। ध्यान दो उधर, समझिए। इंसान जो होता है वो कृत्रिम सेटेलाइट को ऊपर में क्या किया, छोड़ दिया। तो इसमें इसका यूज होता है, किसका, सूक्ष्म तरंगे की। तो उसकी तुमको वही पूछा है, आवृत्ति रेंज पूछा है, फ्रीक्वेंसी रेंज। रेंज होता है, याद करो कितना, 300 मेगा एम एच जेड से 300 गीगा हर्ट्स। समझे, 300 मेगा हर्ट्स से कितना तक, 300 गीगा हर्ट्स। याद कर लेना, क्या बोले, 300 मेगा हर्ट्स से लेकर 300 गीगा हर्ट्स तक यूज होता है। कोई दिक्कत। ये जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, उसमें किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का। उसकी आवृत्ति याद रहेगा कितना, 300 मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, देखो कोई दिक्कत। और 1 मेगा हर्ट में होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख आवृत्ति। 300 मेगा हर्ट्ज है, सोचो कितना, इतना सेकंड में इतना किरण निकलता है उससे। समझे, मेगा हर्ट्ज मतलब, 1 मेगा मतलब होता है, मेगा हर्ट्ज मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन। 1 लाख मतलब 10 लाख जो होगा होता है 1 मिलियन। क्या मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, चलो बस तुमको इतना याद करना, कितना, 300 मेगा हर्ट्ज से कितना, 300 गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है, कोई दिक्कत, सुनाया जितना, चलो रहने दे, इतना ही याद क्या, चलो ठीक है, रहने दो, ओके।